जय हिंद दोस्तों। तो हम लोगों ने टू डायमेंशनल में जो वेक्टर का कंपोनेंट्स होता है वो पिछला वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो आइए उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करके जो टॉपिक हम लोगों ने टू डायमेंशन में पढ़ा था उसी को थ्री डायमेंशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। सपोज मेरे पास दो एक्सिस है और यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है एस से, जो कि एक पॉइंट पी तक जाता है ओरिजिन से लेके, और इस वेक्टर का सपोज नाम है ए वेक्टर, और इसको मैंने माना था सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल करता है थीटा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका दो कंपोनेंट निकाला था। एक कंपोनेंट आया था ए एक्स कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट आया था ए वाई कंपोनेंट। और ध्यान रहे जो ए एक्स कंपोनेंट हो उसको हम लोग बोलते थे ए कॉस थीटा, जो ए वाई कंपोनेंट था उसको हम लोग बोलते थे ए साइन थीटा। फिर मैंने यहाँ पे बताया था जिस एक्सिस को थीटा टच होता है वो एक्सिस कॉस कंपोनेंट लेता है और बाकी जो एक्सिस है वो साइन कंपोनेंट लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहां पे ए एक्स जो वैल्यू है वो है ए कॉस थीटा और ए वाई जो वैल्यू है वो है ए साइन थीटा। फिर से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था भाई, जो tan थीटा होता है वो होता है ए वाई अपॉन ए एक्स का मोड। कल हम लोगों ने इसे भी पढ़ा था। ठीक है तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा दे देगा तो ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये कॉस है, ये साइन है। ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों को एक और चीज मैं आज बता देता हूं। किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, यानी ए वेक्टर का मैंने दो कंपोनेंट मान लिया, एक होता है ए एक्स और दूसरा होता है ए वाई। यानी मैं ए वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। वाई वेक्टर, ध्यान रहे जो ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ए वेक्टर से छोटा होगा, और सिमिलरली जो ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ए वेक्टर से छोटा होगा। यानी वेक्टर का जो दो कंपोनेंट होता है वो हमेशा वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। ठीक है बात, लिख लिया यहाँ पे। तो कल हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कशन किया था। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि हाँ, जो ए वेक्टर होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। फिर से मैंने ये बताया था कि भाई जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली निकलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट ओवर। यानी मैं ऐसा बताया था जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली होता है ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। कल मैंने ये बताया था। फिर यहाँ पे लेके इसको मैंने प्रूफ भी किया था कि ऐसा निकलता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है। ठीक है, आज इसी चीज को हम लोग थ्री डायमेंशन में समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो, कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। निपटा दूं इन सभी को। चलो कल मैंने ये बताया था, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर दिया कल जो बताया था। आज थ्री डायमेंशन में चीजें पढ़ेंगे, और थ्री डायमेंशन में चीजें थोड़ा सा मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थ्री डायमेंशन को टू डायमेंशनली ड्रॉ करना पड़ेगा। सर थ्री डायमेंशन को क्यों टू डायमेंशनली ड्रॉ करेंगे? क्योंकि भाई हम तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, और जो बोर्ड होता है वो एक सरफेस होता है, और एक सरफेस एक टू डायमेंशन होता है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हुए कहां तक चलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन थ्री डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन थ्री डायमेंशन। अच्छा, थ्री डायमेंशन में हमको चीजें पढ़ना है, और बहुत कुछ चीजें पढ़ना है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत सारे चीजें पढ़ना है इस पे। देखो बहुत सारे मतलब जो टू डायमेंशन में पढ़ा था उन्हीं को पढ़ना है। थ्री डायमेंशन के लिए मुझे तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी थ्री एक्सिस चाहिए, तीनों एक्सिस चाहिए।
तो मैंने तीनों एक्सिस को ऐसे ऐसे ले लिया। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस। जो जेड एक्सिस होता है वो एक्चुअली बोर्ड से बाहर निकलता है, लेकिन भाई हम लोग को इसको 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी मैंने मान लिया जो जेड एक्सिस यहां तक आता है वो एक्चुअली मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ये रहा मेरा जेड एक्सिस और ये रहा मेरा ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया बात? ध्यान रहे एक्स वाई जेड को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना, एक्स के एंटी क्लॉकवाइज में वाई, फिर से वाई के एंटी क्लॉकवाइज में ले, एंटी क्लॉकवाइज में जो जेड एक्सिस होता है वो एक्चुअली सामने होता है, तो ऐसे निकलता है, ऐसे 90 डिग्री इस तरफ होता है। ठीक है, अच्छा यहां पे हम लोगों ने फिर से एक पॉइंट ले लिया, जो पॉइंट था P, और इसका जो कोऑर्डिनेट आया होगा वो होगा एक्स वाई जेड। वो जेड के बीच में जो स्मॉल लाइन खींच रहा हूं वो बताता है कि हाँ ये स्मॉल जेड है। और यहां पे इस पॉइंट को मैंने एक वेक्टर के थ्रू डिनोट किया, जो कि गया ओरिजिन से पूरा का पूरा पॉइंट कहां तक, P तक। ओरिजिन से पॉइंट P तक ले गया और ये रहा मेरा ए वेक्टर। ध्यान रहे ये वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी जेड एक्सिस ऐसा निकला होगा और यहां पे ये वेक्टर ऐसा है, यहां पे वेक्टर ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड बाहर निकला है, और ये जो वेक्टर है ये ओरिजिन से ऐसे। ठीक है, अच्छा यानी मैं ये बताना चाहता हूं ये जो वेक्टर होगा, ध्यान रहे मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो वेक्टर होगा ये यहां से मैं एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को भी ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ सर, ड्रॉ तो कर सकते हैं। और इसको मैंने दे दिया PQ। हाँ सर, यहां पे मैं फिर से एक परपेंडिकुलर कहां तक ड्रॉ कर सकता हूं, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ सर, कर तो सकते हैं। इसको मैंने दे दिया S, और यहां से एक दूसरा जो परपेंडिकुलर है वो जेड एक्सिस पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। यहां से जो एक तीसरा परपेंडिकुलर आता है, यहां से जो एक तीसरा भी परपेंडिकुलर आता है ना, वो मैं जेड एक्सिस को भी ड्रॉ कर सकता हूं, और उसको मैंने ड्रॉ किया भी। ध्यान से देखो, ये रहा एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा कैसे करके देखूं, ये रहा ओरिजिन। ठीक है, यहां से मैं फिर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं एक्स जेड प्लेन में। ये जो प्लेन रहा है ना पूरा, इसी प्लेन में भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर सपोज वाई एक्सिस को एंगल बनाया अल्फा, एक्स एक्सिस को एंगल बनाया बीटा, और जेड एक्सिस को एंगल बनाया गामा। जेड एक्सिस को एंगल कितना बनाया, गामा। ठीक है, अच्छा पहले एक्स वाई को ध्यान से देखो, पहले एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस को अगर तुमसे ध्यान में देखोगे, इसको QS, इसको नाम दे दिया मैंने T। तो अगर मैं यहां पे देखूं वो PS, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है थीटा। हाँ सर, ये है थीटा। ये हाइपोटेनियस। हाँ सर, ये हाइपोटेनियस। ये होता है OS, होता है इसका क्या, बेस। अरे भाई OS जो होता है वो क्या होता है, इसका बेस होता है। अच्छा, यानी मैं ट्रायंगल ऐसे बात कर रहा हूं भाई, ये जो ट्रायंगल निकला है, ये वाला ट्रायंगल, ये था ए वेक्टर, ये था एंगल बीटा, ये था O, ये था S, ये था P, और इस तरफ गया है मेरा एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं cos बीटा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, cos बीटा इज इक्वल टू OS डिवाइडेड बाय OP। हाँ, तो OS जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, OP cos बीटा। हाँ, OP कितना है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड A, cos बीटा तो यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं जो इसका एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट आएगा, ये भाई ये तो एक कंपोनेंट होता है, याद आया ना। मैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। तो उसी के हिसाब से मैंने एक्स कंपोनेंट को क्या निकाल दिया, A cos बीटा। सिमिलरली मैं OQ को भी निकाल सकता हूं A cos अल्फा, क्योंकि यहां पे ये एंगल अल्फा बना रहा है। सिमिलरली जो OT बना है, यहां तक जो OT बना है जो कि Z कंपोनेंट है, उसको मैं लिख सकता हूं A cos गामा। A cos गामा लिख सकता हूं भाई। हाँ लिख सकते हैं सर। इसको हम लोग बोलते हैं AX, इसको हम लोग बोलते हैं AY, इसको हम लोग बोलते हैं AZ।
तीनों कंपोनेंट मेरे पास आपस में आ गए। ध्यान रहे ये 3 डायमेंशनल है, ध्यान रहे ये चीजें 3 डायमेंशन में ड्रॉ किया हूं मैं, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा सा एक और डायग्राम बना सकता हूं तो थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूं, देखते हैं डायग्राम बना पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा एक और डायग्राम बना के देखते हैं कुछ समझ में आता है या नहीं। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है ये सब चीजें। ध्यान रहे ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है और यहां से मैंने मान लिया कि भाई सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, यहां पे ये ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है यही पी पॉइंट है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आता है एक्स वाई जेड। और यहां पे जो गया है इस यहां तक जो मेन डायगोनल है, सब डायगोनल नहीं है, वही है ए वेक्टर, वही है ए वेक्टर, यही है ए वेक्टर। और यहां से जो मैं कंपोनेंट ड्रॉ किया हूं, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है जो कि यहां पे परपेंडिकुलर है, यही है ए वाई। यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है यही है ए एक्स और यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वही है ए जेड। एक क्यूब के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश की, एक क्यूब ले लिया पूरा, ठीक है। 3 डायमेंशनल चीजें हैं और इसको बोर्ड पे ड्रॉ करना इतना मतलब आसान चीज नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ए एक्स कंपोनेंट और ए एक्स वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं ए वाई कंपोनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जेड कंपोनेंट। तो ये बन गया सारा चीज यहां पे, ठीक है। एक और चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक और चीज, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो भाई ये लाइन ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो परपेंडिकुलर रहता है यहां तक, ये लाइन जो यहां पे है ये लाइन यहां तक परपेंडिकुलर रहता है भाई, ठीक है। अच्छा, इतना ड्रॉ कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, इतना ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ, ये ड्रॉ कर लो, वो भी ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी समझो ये जो वेक्टर है ये ऐसा है, ये एक्सिस ऐसा निकला है, यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, हो पाएगा कि नहीं? हाँ सर हो पाएगा। यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, हाँ होगा। यहां से यहां तक भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, हाँ सर हो पाएगा, ठीक है। चलो पॉज करके लिख लिया, आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं निपटा रहा हूं चीजों को, ठीक है। चलो निपटा भी दिया यहां पे। ये अगर थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड होता तो चीजें थोड़ा सा अच्छे से दिख जाते तुमको, तो थोड़ा सा यहां पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनते, ठीक है। मैं यहां पे लिख के समझा देता हूं क्या चीजें मैं बता रहा हूं। मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि जो ए वेक्टर होता है उसके भी 3 ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एक्स कंपोनेंट, दूसरा होता है वाई कंपोनेंट और तीसरा भी होता है जेड कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यानी मैं इस वेक्टर को ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो ए वेक्टर है वो एक्चुअली आया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से। के कैप क्या है? जो जेड एक्सिस था उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं के कैप। आई कैप जे कैप मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगे सर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैं बोलूंगा भाई मैंने बता के आया अभी, ए एक्स होता है ए कॉस बीटा, ए वाई होता है ए कॉस अल्फा, ए जेड होता है ए कॉस गामा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा और ये जो एंगल है ये पूरा का पूरा एंगल गामा निकला है यहां से, ठीक है। समझ में आया बात? हाँ सर समझ में आ गया। अभी अगर मैं जो ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कैसा आता है समझना। यहां पे थोड़ा सा हाँ यहां पे थोड़ा सा समझना, ध्यान से देखो। अगर मैं इस नीचे वाले प्लेन को देखूं, ध्यान से देखो, मैं इस नीचे वाला प्लेन को अगर देखूं तो यहां पे एक स्क्वायर है जो कि नीचे एकदम ऐसा का ऐसा है, एक स्क्वायर ऐसा है।
ये है उसका ए एक्स वेक्टर, ये है ए वाई वेक्टर, और यहां पे ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा मैंने यहां पे इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया और पैरेललोग्राम लो लगा के क्या मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो आता है वेक्टर, ध्यान रहे ये दोनों चीजें परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर है, क्योंकि एक नीचे वाला जो होता है एक्चुअली ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, सॉरी ये हाँ एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, सॉरी एक क्यूबॉइड हो सकता है और एक क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो हाँ मैं बताना चाहता हूं कि हाँ ये दोनों जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअली आएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। यहां पे वाई लिख दिया क्या, सॉरी ये होता है जेड, यहां पे जेड है जेड वेक्टर। अच्छा अगर मैं इस रिजल्टेंट का यहां पे जो रिजल्टेंट आया है इस रिजल्टेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं आर इक्वल टू ये तो होगा भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं यहां पे। हाँ सर परपेंडिकुलर तो बन जाते हैं। अच्छा फिर से देखो, यानी ये जो चीज था ये यहां पे बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया और रिजल्टेंट का वैल्यू हमको पता है आर इक्वल टू ए एक्स प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। देखो ये एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल होते हैं और ये जो इसका जो वैल्यू होता है इस साइड का भी वही वैल्यू होता है। यानी ये अगर ए वाई निकला तो मैं इसको भी लिख सकता हूं ए वाई, और आर वेक्टर के साथ अगर ये वेक्टर मिल जाए तभी मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जो कि होता है ए वाई, यहां पे भी ए वाई गया है ऐसे करके ए वाई, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तभी मिलेगा मुझे ए वेक्टर, जो कि मुझे मिलेगा एक्चुअली जो ए वेक्टर होगा वो एक्चुअली होगा क्या, यहां पे लिखता हूं जो ए वेक्टर आएगा वो आएगा एक्चुअली आर वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और आर वेक्टर मुझे ऑलरेडी कितना मालूम है, आर वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है ए एक्स ए जेड, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई। तो इसको अगर थोड़ा सा जंतर मंतर फूक लगाऊं तो ये क्या बनेगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, तभी ये चीज क्या बनता है ए वेक्टर बनता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे निकालूं, ध्यान रहे ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या बनेगा आर का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस, ध्यान रहे ये आर वेक्टर और ये वेक्टर भी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। 3 डायमेंशनल चीजें हैं तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा होगा मुझे पता है, थोड़ा सा इमेजिन करो। ये आर वेक्टर जो है ये ऐसा है डायगोनली, ठीक है, और जो ए वाई वेक्टर है वो ऐसा है। ध्यान से देखो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ऐसा है परपेंडिकुलर होते हैं। तुम बोलोगे सर ये चीज क्या है, ए जेड इस तरफ निकला है, ए एक्स ऐसा है, सॉरी ए जेड इस तरफ निकला है, ए एक्स ऐसा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा। इनका रिजल्टेंट ऐसा निकल के आया, ए वाई ऊपर है, तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। 3 डायमेंशनल में है चीजें। ठीक है, चलो तो यहां पे बन गया ए आर स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 आर ए वाई कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, फिर से 0 होता है, यानी ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और यहां पे आर का स्क्वायर क्या निकलेगा भाई, यहां पे आर का स्क्वायर ऑलरेडी क्या निकलेगा, यहां से मैं आर का स्क्वायर को लिख सकता हूं भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को लाके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या मिलेगा, यहां पे आर का स्क्वायर की जगह ए एक्स स्क्वायर, यहां पे मिलेगा ए जेड का स्क्वायर, फिर से ए वाई लिख दिया, सॉरी भाई ए जेड निकलेगा, ए जेड का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी जो ए वेक्टर का इसका होल रूट ओवर भी होगा। तो जो ए का मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्चुअली निकलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। और ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इतना। ठीक है, लिख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं मुझे मालूम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन हाँ मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चीजें तो ऐसे के वैसे ही। पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके लिख लो। हो गया, चीजें लिख लिया, लिख लिया भाई? अरे भाई लिखा कि नहीं? लिख लिया। चलो मैं निपटा रहा हूं, ठीक, फिर से इसको निपटा रहा हूं। अच्छे से निपटाना पड़ेगा भाई, ये ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छे से निपटा नहीं है, निपटता नहीं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा मतलब जान चला जाए। ठीक है। अच्छा यहां पे ध्यान से देखो, जो ए वेक्टर बना, जो एक्चुअली हमारा ए वेक्टर बना, वो एक्चुअली बनता है ए एक्स वेक्टर प्लस ए, समराइज कर रहा हूं चीजों को, प्लस ए जेड वेक्टर। और जो ए वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखें तो ये बनता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि भाई आई कैप जे कैप और के कैप जो होता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो तीनों एक्सिस है, ये तीनों एक्सिस आपस में फिर से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहां पे ये तीनों जो कंपोनेंट निकले हैं, ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है बात। चलो अभी अगर फिर से हम लोग निकाले हैं भाई, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या निकला है? यहाँ पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो निकला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ सर ये तो निकला है, ठीक है। अच्छा ये तीनों चीजें हमको यहीं पे पता चल गया। अगर इस वेक्टर को मुझे 2 डायमेंशन में लेके जाना हो, 3 डायमेंशन में पढ़ रहा था, अगर इस वेक्टर को मुझे 2 डायमेंशन में लेके जाना हो तो भाई जो जेड कंपोनेंट आएगा वो 0 आएगा। यानी यहां पे जो जेड था वो 0 बन गया, यहां पे जो जेड था वो 0 बन गया, यहां पे जो जेड था वो 0 बन जाएगा। यानी जो वेक्टर था वो ऐसे बन जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। यानी जो ए वेक्टर को मैं अगर ऐसा लिखूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखूं तो ये वो बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का होल रूट ओवर। बन गया चीजें यहां पे, चीजें यहां पे बन गए, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है कि भाई हम लोगों ने यूनिट वेक्टर भी पढ़ा था, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा तो पढ़ा था। और यूनिट वेक्टर को मैंने कैसे डिफाइन किया था? जो यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर जो था उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया था भाई, ए कैप, सपोज एक वेक्टर है ए और उसी का यूनिट वेक्टर हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो कि है ए कैप। ये एक्चुअली निकलता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ध्यान रहे जो यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन इसी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा। Direction same as a vector, however its magnitude is 1. Its magnitude is only 1, however its direction is along the vector itself. यानी यहां से हम लोग कुछ ना कुछ चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा नोट करके चीजों को लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। नोट करके क्या लिखना है भाई? नोट करके ये लिखना है, सपोज एक वेक्टर मेरे पास गिवन है जो कि है ए वेक्टर, और वो है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ठीक है। यानी मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो यहां पे अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकालूं तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर। तो अगर मैं फिर से इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कहता क्या है भाई? ये तो कहता है, इसको अगर निकालूं तो ये क्या निकलेगा? ए वेक्टर कितना है? फॉर्मूला कहता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है भाई? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि एक्चुअली निकलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट ओवर, यही निकलेगा। ध्यान रहे ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ये जो ए कैप है ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, लिख लो इतना। आगे बढ़ते हैं फिर से, वीडियो को पॉज करके लिखना, वीडियो को पॉज करके लिखना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कंपोनेंट कुछ तो चीजें दिमाग में घुसा होगा कंपोनेंट के बारे में। 3 डायमेंशनल में जो चीजें होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो तो कुछ भी नहीं कर सकता हम लोग, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लिख लो इतना पहले। लिख लिया भाई, लिख लिया कि नहीं बताओ पहले। पॉज करके लिखना है, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके लिखना है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, चलो। तो अभी एक नया टॉपिक पे चलते हैं जो कि है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या दिखाता है? एक पार्टिकल या फिर एक पॉइंट का जो वेक्टर होता है वो दिखाता है पोजीशन वेक्टर। चलते हैं चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। पोजीशन वेक्टर देखते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये एक्चुअली मतलब इसका यूज किस लिए लिया जाता है? ये बहुत यूजफुल चीज है पोजीशन वेक्टर। सबसे ज्यादा फिजिक्स में अगर किस चीज का यूज होता है तो वो होता है पोजीशन वेक्टर का। ठीक है, आ जाओ। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली कहता क्या है भाई? ये जो वेक्टर है ना, इट डिनोट्स ए, इट डिनोट्स ए पोजीशन। ये एक पोजीशन को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 डायमेंशन में डिनोट करूं, एक किसी पॉइंट ले लूं और उसका कोऑर्डिनेट को दिखाऊं, तो ये ऐसे बनता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P और यहां पे था ओरिजिन। इस वेक्टर को मैंने ज्वाइन किया पॉइंट P तक। इसका जो कोऑर्डिनेट था ये था एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने ले लिया स्मॉल r, इसको मैंने ले लिया स्मॉल r। यही एक्चुअली होता है क्या चीज? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। यही होता है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आया तो इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड देखते हैं, कंपोनेंट वगैरह देखते हैं, थीटा वगैरह, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ चीजें देखते हैं। तो सपोज ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना कर रहा है? फिर से थीटा कर रहा है। हाँ भी थीटा तो कर रहा है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा, ध्यान रहे, इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो बनेगा आर कोस थीटा। हाँ, अगर वाई एक्सिस से थीटा बना था तो वो आर कोस थीटा बनता। फिर से ये अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई एक्सिस तक, तो इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा वो बनेगा आर साइन थीटा। ये यहां तक एक्स एक्सिस तक, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर आता है वो होता है आई कैप। ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो होता है जे कैप। ठीक है, अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जो आर वेक्टर होता है वो एक्चुअली होता है आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप।
जैसे कि वहां पे कंपोनेंट को लिख रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख सकता हूं। एक वेक्टर है r cos थीटा जो कि x डायरेक्शन में है, हाँ। दूसरा वेक्टर है r sin थीटा जो कि y डायरेक्शन में है, हाँ। फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, इन दोनों का एडिशन इस तरफ जाएगा तो गया है भाई r। ओके ठीक है। थीटा क्या यहां से आएगा, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो tan थीटा क्या होगा, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट, यानी सॉरी r cos थीटा डिवाइडेड बाय r sin थीटा। तो यहां पे देखो फिर से वही tan थीटा पे tan थीटा हम लोग आ गए। ठीक है ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं भाई। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होगा, x0 का। यहां पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट था x, उसी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। और फिर से अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0y, यानी ये जो r cos थीटा है यही होगा इक्वल टू x, और यहां पे जो r sin थीटा है वो बनेगा इक्वल टू y के साथ में। यानी मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूं, r इक्वल टू r cos थीटा की जगह x i कैप लिखा, प्लस r sin थीटा की जगह मैं फिर से लिख सकता हूं y, और यहां पे लिखूंगा j कैप, और यहां पे लिखूंगा j कैप। यानी जो पोजीशन वेक्टर होता है वो एक्चुअली पोजीशन को डिनोट भी करता है। देखो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट को डिनोट कर दिया, ठीक है। अच्छा, और वो जो पोजीशन वेक्टर का जो थीटा होता है, जो थीटा होता है भाई, इसका वैल्यू होता है x, अगर ये y है तब भी ये y बनेगा। यानी मैं यहां पे फिर से लिख सकता हूं, जो tan थीटा आता है वो होता है y अपॉन x, यानी थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, tan इनवर्स y बाई x। निकल आया यहां से, ठीक है। अभी मुझे r का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम बोलोगे सर ये इसको ले लिया अपने a वेक्टर, इसको मैंने पकड़ लिया b वेक्टर, तो फॉर्मूला तो हमें ऑलरेडी पता है, a वेक्टर का स्क्वायर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा बिटवीन देम। भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होता है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है। यहां पे तुम बताओ x और y के बीच में जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, एक वेक्टर गया है x एक्सिस की तरफ, दूसरा वेक्टर गया है y एक्सिस की तरफ, उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो cos 90 यहां पे भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी जो r का मॉड आएगा वो एक्चुअली आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। यहां पे जो r का मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्चुअली इतना ही आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये चीजें तो 2 डायमेंशन में चले गए। 3 डायमेंशन में चीजें कैसे आते हैं, देखो ध्यान से। 3 डायमेंशन में चीजें कैसे आते हैं, 3 डायमेंशन में चीजें, ध्यान रखो 3 डायमेंशन में चीजें थोड़ा सा बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जैसा हमने पढ़ा कंपोनेंट में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आता है। x ये हो गया y, ये हो गया z। तो यहां पे इसको मैंने ले लिया पॉइंट P, ये रहा पोजीशन वेक्टर, और ये जो कोऑर्डिनेट था ये बना x y z कोऑर्डिनेट। और इसी को बेस बनाते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो r वेक्टर आता है वो एक्चुअली होता है x i कैप प्लस y j कैप। ध्यान से देखो, यहां पे x y कैप और y j कैप लिखा था मैंने, वहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आता है जो कि होता है z k कैप। निकला यहां से, हाँ सर निकला, कुछ दिक्कत तो नहीं है। फिर से आते हैं भाई, फिर किस पे आना है, फिर से आना है इस पे। इसका जो मोड होता है या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली ऐसा निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर। सर ये कहां से आया, जो कंपोनेंट वाला इसका प्रीवियस में डिस्कशन किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा हम लोग इसको भी डिराइव कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे भी डिराइव कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां पे जो पोजीशन वेक्टर था उसका पोजीशन यही होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यही होता है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। और ये होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन
वेक्टर। यही होता है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, ये 3 डायमेंशन में होता है और ये होता है 2 डायमेंशन में। ये 2 डायमेंशन में होता है, ये रहता है किसमें? 3 डायमेंशन में। हो गया चीज? ये रहा पोजीशन के वेक्टर के बारे में कुछ हाल ख्याल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई। हमेशा याद रखना, जो पोजीशन वेक्टर तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो, जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो ना, उसको हमेशा ओरिजिन से, ओरिजिन टू दैट पॉइंट, पॉइंट से ओरिजिन तक नहीं, ओरिजिन टू दैट पॉइंट तक लेना, ओरिजिन से उस पॉइंट तक। ये होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो वेक्टर होगा, यही होगा पोजीशन वेक्टर। पी से ओरिजिन तक नहीं आना, ओरिजिन से पी पॉइंट तक जाना। ठीक है, लिख लो इतना। तुम बोलोगे सर इसका एक्स वाई जेड वैल्यू कितना निकलेगा? फिर से वही बात, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां पे आके जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा x 0 0 पे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा 0 y 0 पे, और यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये बनेगा 0 0 z पे। ठीक है, चलो लिख लो इतना, पॉज करके लिखो अच्छे से। हाँ, मैं साइड हट गया, पूरा साइड हट गया, लो पूरा साइड हट गया, पॉज करके अच्छे से लिख लो। हो गया चीज? हो गया? हो गया? हुआ कि नहीं? हो गया सर। अच्छा चलो पोंछ लेता हूं भाई, क्लीन कर लेता हूं, कर लूं क्लीन। चलो मैं क्लीन भी कर ले रहा हूं। अच्छा, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट देखेंगे। अगर दोनों वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया हो दोनों वेक्टर को, तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होता है, इनको थोड़ा सा देखेंगे। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हाँ, मैकेनिक स्टार्ट करते हैं भाई, टेंशन मत लो। वेक्टर थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, क्योंकि वेक्टर दिमाग को खराब तो करेगा थोड़ा सा, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करो, वेक्टर को थोड़ा सा समझो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, किसी वेक्टर में मैंने सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन लिख दिया था, किस वीडियो में मैंने सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन लिख दिया था, तो सॉरी, वहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। देखो ये एक्चुअली कहता क्या है, सपोज मेरे पास दो वेक्टर है और उन वेक्टर को, थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, और उन वेक्टर्स को ना कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखा है इन्होंने। यानी कंपोनेंट फॉर्मेट मतलब वो होता है एक एक्स आई कैप, या फिर ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर। ठीक है, यानी इनको इन्होंने ऐसा लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, इन्होंने ऐसा लिखा। और यहां पे आगे चल के चीजें ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और दूसरा वेक्टर दिया इन्होंने, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड, ऐसा दिया इन्होंने। और इसको हम लोग एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको हम लोग एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये होगा बी एक्स आई कैप, ये होगा बी वाई जे कैप, ये होगा बी जेड के कैप। तो अगर इन्होंने पूछा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो भाई हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है और कुछ नहीं करना। कैसे ऐड करना है, ध्यान से देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप,
इसी के साथ ऐड करना पड़ेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अभी ध्यान रहे x कंपोनेंट के साथ x कंपोनेंट ऐड होगा, y कंपोनेंट के साथ y कंपोनेंट ऐड होगा और z कंपोनेंट के साथ z कंपोनेंट ऐड होगा। यानी ये चीज क्या बनेगा, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। x के साथ x ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो x के साथ x को ही सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अच्छा, ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अगर इनको थोड़ा सा जंतर मंतर फूक लगाऊं तो ये ऐसे बन जाते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ये तो एडिशन हो गया। फिर इन्हीं दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन पूछ लिया कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा बताओ, तो भाई जैसे ही एडिशन किया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही प्लस कर देना है। यानी इसमें तुम लोग कर सकते हो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। ठीक है, यहीं से यहां से मैं प्रूफ कर सकता हूं जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये कम्यूटेटिव होता है। यहां मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, सॉरी बी प्लस सी नहीं, बी प्लस ए। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव। यहां पे कम्यूटेटिव है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव ये बोलता है एंटी कम्यूटेटिव, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होता है एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, पॉज करके लिख लो, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लिख लो, इतना पहले लिख लो, फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर अभी अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो, यानी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो, ध्यान से देखो, एक और चीज छूट गया। अभी अगर ये दे दे कि भाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तब क्या करना है भाई, जैसे मैंने बताया था, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही आता है चीजें। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन का इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये चीज क्या आता है, ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस बी जेड का स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही आता है चीजें। ठीक है, लिख लो, क्वेश्चंस करेंगे तभी थोड़ा सा समझ में आएगा चीजें। हर चीज पे क्वेश्चन करना है भाई, वरना नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया पॉज करके, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो गया चीजें। ठीक है, चले आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस भी देखता हूं कितना क्वेश्चंस आज हो पाता है। चलो मैं निपटा रहा हूं इन चीजों को। ठीक है, चलो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा।
मतलब क्या कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा, ये चीज समझ में नहीं आएगा। थ्योरी तो छोड़ो, थ्योरी तो समझ में आ जाएगा, इसका कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन क्या बताया कि भाई ए वेक्टर को दिया 3ik प्लस 2jk, क्वेश्चन दिया एक, ए वेक्टर को दिया इन्होंने 3ik प्लस 2jk, और बी वेक्टर को क्या दिया, बी वेक्टर को दिया इन्होंने i कैप माइनस 2jk प्लस 3k कैप, i कैप माइनस 2jk प्लस 3k कैप, इन्होंने ऐसा दिया। और फिर पूछा कि भाई एक एक चीजें हमको निकालना पड़ेगा। पहला चीज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दूसरा चीज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तीसरा चीज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, चौथा चीज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, ठीक है, पांचवा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, 6 में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। फिर निकालना क्या पड़ेगा भाई 7 में, 7वें में इन्होंने पूछा ए कैप, और 8 नंबर पे इन्होंने पूछा बी कैप। निकालो, एक एक करके निकालो, देखते हैं कितना निकलता है और क्या क्या निकलता है। करो, एक एक करके कर लो। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कर लिया ट्राई पॉज करके? वीडियो को पॉज करके ट्राई करो थोड़ा सा। नहीं ट्राई करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, खुद बैठ के ट्राई करो, खुद पे खुद ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ हुआ भाई? कुछ तो हुआ होगा, नहीं हुआ? चलो देखते हैं, आंसर पे आते हैं। जब हम लोग आंसर पे आते हैं तो पहला चीज उन्होंने पूछा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया था, अगर ए वेक्टर ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या निकाल रहे थे भाई? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही तो निकलता है ना। अगर ये यहां पे निकला तो ध्यान से देखो भाई, यहां पे x कंपोनेंट क्या है 3 है, y कंपोनेंट क्या होगा 2 है, z 0 है, तो z के लिए हमको वरीड ही नहीं होना है। क्या करना है भाई? करो फिर। अगर a वेक्टर गिवन है, a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप, देन जो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 9 प्लस 4 13 का रूट ओवर। निकल गया यहां से, ठीक है। अभी आते हैं फिर से, बी वेक्टर क्या था? बी वेक्टर एक्चुअली क्या था? बी वेक्टर था आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बी वेक्टर का फिर से मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आई के सामने क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहां पे ध्यान रहे जे के सामने -2 है, क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन यही बोलता है हमको, और यहां पे जे के सामने -2 है, यानी यहां पे -2 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 का स्क्वायर होकर रूट ओवर बनेगा। तो ये क्या बना यहां पे 1 प्लस 4 प्लस 9 क्या बनेगा 14 का रूट ओवर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही बनेगा, ठीक है। अच्छा, अभी निकालते हैं भाई तीसरा जो आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो तीसरा आया है यहां पे। तीसरा इन्होंने पूछा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है वो कितना होता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी इसके साथ इसको प्लस करना है, और ध्यान रहे मैंने बोला था आई कैप के साथ आई कैप को, जे कैप के साथ जे कैप को, यानी पहले लिख लो इतना 3i कैप प्लस 2j कैप
प्लस बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इन्हीं को ऐड करना होता है। और अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये कितने देते हैं भाई 3 प्लस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 2j कैप प्लस 0 प्लस 3k कैप। ठीक है, कितना निकलेगा यहां से भाई, ये होगा 4i कैप, ये होगा प्लस 0j कैप, ये होगा प्लस 3k कैप, यानी आंसर मुझे आया 4i कैप प्लस 3k कैप का। ठीक है, अच्छा थर्ड फोर्थ में इन्होंने क्या पूछा, आईबी में इन्होंने पूछा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये चीज खुद करो, मैं नहीं करूंगा। कैसे करना है, फिर से वही 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस बी वेक्टर के बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस अच्छा प्लस 3k कैप, सॉरी इतना है। अच्छा अगर मैं इसको माइनस करूं, ध्यान रहे 3i कैप माइनस आई कैप होगा, हाँ ठीक है, प्लस 2j कैप, यहां पे माइनस माइनस होके क्या बन जाएगा प्लस 2j कैप बन जाएगा, हाँ ठीक है। यहां पे 0j कैप है प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप बनेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो फिर माइनस करो, कितना आता है 3 माइनस 1 कितना आएगा, ये 2i कैप प्लस 2 प्लस 2 4j कैप बन गया, यहां माइनस ये बनेगा कितना 3k कैप। तो भाई मुझे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फिर से मिल गया यहां से, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत भी नहीं है, बन गया यहां पे। ठीक है, अभी आते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पे, जो आईवी पॉइंट दिया है इन्होंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है। अच्छा पहले ये बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना है, कितना है, तो भाई यहां पे जे कैप तो 0 है, जो वाई कंपोनेंट था वो तो 0 है, यानी यहां पे ये मिलेगा हमको 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर का होल रूट ओवर, यानी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो मिलेगा 16 प्लस 9 का रूट ओवर, यानी 5 ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या निकलेगा देखो जरा ध्यान से, v पे आई वी, हाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड क्या निकलेगा, ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का होल रूट ओवर निकलेगा यहां से, हाँ निकलेगा। इवेलुएट करो इसको, 4 प्लस 16 प्लस 9, शायद ये 25 प्लस 4 29 का रूट ओवर निकलेगा यहां से, निकला यहां से। ठीक है, भी डबल आई पे चलते हैं। भी डबल आई ने ये पूछा कि भाई एक कैप निकालो, और मुझे पता है जो एक कैप होता है वो एक्चुअली होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा ए वेक्टर कितना होता है भाई, ए वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है 3i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला है √13, तो इसी के बदले में हम लोग √13 यहां पे लिख लिए, कुछ दिक्कत थोड़ी है, ये एक यूनिट वेक्टर बन गया भाई, ये एक यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, थर्ड आई पे सॉरी भी ट्रिपल आई पे चलते हैं, जो लास्ट बीट है। बी ट्रिपल आई इन्होंने पूछा बी वेक्टर का क्या होता है और बी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो भाई ये होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कितना हुआ है भाई, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा √14, तो भाई इसके नीचे हम लोगों ने लिख लिया √14। ठीक है, तो यहां पे बन गए बहुत एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया यहां पे ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर। चले आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिख लिया इतना? पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखना है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं थोड़ा सा। चलो ले ले क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो निपटा दूं? पॉज करके नोट बनाना था भाई, पॉज करके लिखना था, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिखना, हमेशा वीडियो को पॉज करके नोट बनाना, ठीक है। चलो मैं पूछ रहा हूं भाई, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज पॉज करके लिख लो। हो गया? चलो चलो इन्होंने दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर, इन द यूनिट वेक्टर 0.4 i कैप, 0.8 j कैप, लैम्डा k कैप। 0.4 i कैप, 0.8 j कैप प्लस लैम्डा k कैप, ऐसा दिया ना? हाँ, इसी में अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इन्होंने पूछा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कैसे करना है सोचो। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, वेक्टर है, सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं, इतने डिफिकल्ट सवाल यहां से नहीं आते हैं। हुआ कुछ हुआ? कुछ हुआ? अच्छा कैसे करना है देखो ध्यान से, कैसे करोगे, कैसे ध्यान से देखो आंसर। इसको मैंने मान लिया p वेक्टर, और p वेक्टर कितना है 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ऑलरेडी यहां पे लिखा है एक यूनिट वेक्टर है, यानी p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं जो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर का होल रूट ओवर, ठीक है। अच्छा तो स्क्वायर रूट ओवर को इस साइड ले आओगे तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर यानी 0.16, ठीक है। अच्छा 0.8 का स्क्वायर यानी 0.64 प्लस यहां पे इन्होंने दे दिया लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर जो आएगा वो एक्चुअली आएगा 1 माइनस 0.16 माइनस थोड़ा सा सिली मिस्टेक मुझसे ज्यादा होता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, माइनस 0.64। ये कितना निकलेगा यहां से? ये निकलेगा कितना निकलेगा 1 माइनस 64 8.0 और 0.8 हाँ 0.8 का रूट ओवर का, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, ये बनेगा 0.8 जो होता है लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा जो होगा 1 माइनस 0.8 होता है, 1 माइनस 0.8 होता है, 1 माइनस 0.8 होता है, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 का रूट ओवर, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा लैम्डा इक्वल टू 0.2 का रूट ओवर। निकला यहां से? मेरे हिसाब से तो निकल ही गया।
ठीक है, चलो एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बताया, एक तीसरा क्वेश्चन में इन्होंने बताया determine the vector, determine the vector, determine the vector which when added to, which WHICH, which when added to the resultant of a vector that is 2i cap minus 4j cap minus 6k cap, 2i cap minus 4j cap minus 6k cap and b vector 4i cap plus 3j cap plus 3k cap gives the unit vector along z axis, gives the unit vector along z axis। करो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो, वीडियो को ट्राई करो नहीं, थोड़ा सा पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ हुआ? वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो फिर ट्राई करो, देखो क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। कुछ आया? अरे भाई कुछ तो आया होगा या नहीं आया अभी तक? आया कुछ? XYZ कुछ भी तो आया होगा, आंसर कुछ भी तो आया होगा, नहीं आया? चलो देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बताया डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी मैंने मान लिया एक ऐसा वेक्टर है जो कि सी वेक्टर है, और अगर मैं इस सी वेक्टर को जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है जो कि एक्चुअली होता है आर, ठीक है, अगर मैं सी वेक्टर को इस आर वेक्टर के साथ ऐड करूं, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको मैंने इनके रिजल्टेंट से ऐड किया, गिव्स द वेक्टर अलोंग z एक्सिस, गिव्स द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप, यानी इन्होंने बोला जो c वेक्टर प्लस r वेक्टर होता है वो एक्चुअली k कैप ही निकलता है, इन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। हाँ जी सर, इन्होंने तो ऐसा बता रखा है, तो भाई मुझे यहाँ पे वो चीज करना पड़ेगा, सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू के कैप। तो अभी तो कर लो, थोड़ा सा अभी तो पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार निकालना है मुझको सी वेक्टर चाहिए, सी वेक्टर फिर क्या होगा, के कैप माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा क्या निकलेगा यहाँ पे, सी वेक्टर इक्वल टू के कैप माइनस ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ेगा, मैंने बताया था आई कैप को हम लोग आई कैप के साथ ऐड करते हैं, क्या होगा 2, नहीं ऐसा लिख के कर लेते, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, इसके साथ ऐड होगा क्या चीज, बी वेक्टर जो कि होता है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इसके साथ ऐड हो जाएगा सब कुछ। ऐड होने के बाद क्या निकलेगा यहां से, k कैप माइनस, ध्यान से देखो 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4i है ना, 4i, हाँ 2i प्लस 4i ये निकल के 6i कैप आ जाएगा, माइनस 4i प्लस 3 सॉरी 4j माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 माइनस j कैप प्लस 6 प्लस 3 9
के कैप। ठीक है, इसी को हमको के वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी जो सी वेक्टर एक्चुअली आएगा वो आएगा k-9, k-9 होगा -8, तो यह आएगा -6 i कैप प्लस j कैप -8 k कैप। आ गया तुम्हारा आंसर। कहां पे कुछ गलती हुआ है भाई? -6 + 3 के कैप। ओ अच्छा, यहां पे माइनस है, सॉरी यहां पे माइनस होगा। -6 + 3 -3 ये हो जाएगा +4 के कैप। सॉरी, गलती हो गया मुझसे यार। ठीक है, चलो, क्वेश्चंस कभी भी खत्म नहीं होते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस तुमको करना पड़ेगा। और मुझसे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ उन सिली मिस्टेक को थोड़ा सा कम करने की। तो सिली मतलब वो वाला तुम्हारा सिली नहीं है जिससे तुम प्यार करते हो, वो नहीं। ठीक है, चलो, बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो। इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा, यहां पे कंपोनेंट वगैरह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।